जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मोदी जी की सरकार अच्छी खासी चल रही थी और मोदी जी को बहुमत न मिलने के बावजूद, 240 सीटें मिलने के बावजूद मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। जबकि जो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल था, इस बार 2024 के चुनाव के बाद उन्होंने मोदी जी को अपना नेता नहीं चुना था। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी ने बड़ी चतुरता से भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई और एनडीए दल की बैठक बुलाकर उन्होंने अपने को प्रधानमंत्री चुनवा लिया। क्योंकि मोदी जी को और अमित शाह जी को यह डर था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक होगी तो उसके अंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री न बनने देने के लिए एक बहुत बड़ा गुट तैयार हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, जिसे आरएसएस का भी समर्थन प्राप्त है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और देश का नेतृत्व मोदी जी न कर पाते। खैर, मोदी जी ने उससे तो पार पा लिया। एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई, अपने को नेता चुनवा लिया और उसमें चंद्रबाबू नायडू ने, एकनाथ शिंदे ने, अजीत पवार ने, क्योंकि इन सब लोगों की फाइलें और सीडी और वीडियो वो अमित शाह साहब के पास थे, तो उनको दबाना बहुत आसान था कि भाई अगर आप लोग जरा भी गड़बड़ करेंगे तो हम भी गड़बड़ कर देंगे। तो इनकी सरकार बन गई। अच्छा, ये सरकार अच्छी खासी चल भी रही थी, क्योंकि सभी लोग ये आश्चर्य कर रहे थे कि क्या परिस्थिति हो गई कि नीतीश कुमार को यह बात पता है कि इस इलेक्शन के अंदर, इस विधानसभा चुनाव के अंदर उनकी एक गति बना दी जाएगी। जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है नवंबर 2025 में, उसमें प्रशांत किशोर वहीं पे कैंडिडेट अच्छे खड़े करेंगे जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट होंगे। और भारतीय जनता पार्टी, ये पूरा प्लान बन गया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से एसआईआर करा के, जिंदा लोगों को मृत बता के, मृत लोगों को जिंदा बता के, एक मकान के अंदर 501 लोगों को जुटा के, गुजरात के वोटर्स को वहां से नाम कटवा के यहाँ पे बिना मकान संख्या में वोटर बना के एसआईआर करा के लाखों वोटों को निकलवा देंगे, मृत बता देंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अपने बलबूते पे सरकार बन जाएगी और उसकी निर्भरता जेडीयू पे खत्म हो जाएगी, जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। भाई, महाराष्ट्र के अंदर भी यही हुआ था कि एकनाथ शिंदे को पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे से विद्रोह कराया, अजीत पवार से विद्रोह कराया और उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। एकनाथ शिंदे जो है गुमान में आ गए, गलतफहमी में आ गए। उन्हें लगा कि शायद वो एक बड़े सक्सेसफुल लीडर हैं, मुख्यमंत्री वो बन गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनका सहयोग किया है। लेकिन चुनाव में ऐसी परिस्थिति बना दी गई चुनाव आयोग के माध्यम से, ये वहां पे भारतीय जनता पार्टी को अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे में बहुत सारे विधायक ऐसे जीते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंड के हैं। और जब वो चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों पार्टियों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी की 160 मेंबर्स हो जाएंगे और महाराष्ट्र में एक छत्र राज्य होगा देवेंद्र फडणवीस का। और एकनाथ शिंदे भी कहीं के नहीं रहेंगे और अजीत पवार भी कहीं के नहीं रहेंगे। चलिए, उन्होंने बाद में रियलाइज किया, पहले नहीं किया, लेकिन ये पूरा मैसेज चला गया था नीतीश कुमार को। लेकिन अब क्या मजबूरी है, वो संजय झा और लल्लन सिंह ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया है या नीतीश कुमार के मस्तिष्क को हाईजैक कर लिया है, तो वही जाने। लेकिन अब ये स्थिति बन गई है कि नीतीश कुमार तो अब इस विधानसभा चुनाव में खत्म होने वाले हैं और उनका भी हाल उनसे बुरी तरह से, एकनाथ शिंदे से भी बुरा होने वाला है। उनकी राजनीतिक पारी खत्म, जेडीयू टूटने वाली है इस असेंबली चुनाव के बाद। जो सवर्ण लोग हैं, संजय झा और लल्लन सिंह और उनके जो टोटल एमपी हैं 12, उसमें से 6 एमपी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे और 6 एमपी जो है वो आरजेडी में चले जाएंगे, जो ओबीसी और दलित समुदाय से आते हैं। लेकिन सारी चीजें चल रही थी। चंद्रबाबू नायडू को हजारों लाखों करोड़ों का अनुदान मोदी जी इसलिए दे रहे थे कि वो सरकार में समर्थन जारी रखें, और क्योंकि ये चंद्रबाबू नायडू को पता है कि मोदी जी उन पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, वो सबसे बड़े सहयोगी हैं, इसलिए मोदी जी की मजबूरी है उनको करना। और जितना चाहें वो आंध्र प्रदेश के लिए, अपनी राजधानी बनाने के लिए और अपने यहाँ विकास कार्यों के लिए पैसा खर्च करें, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको अपने आंध्र प्रदेश के अंदर इलेक्शन जीतना है।
लेकिन उनके भी कान तब जब खड़े हुए जबकि डेलिमिटेशन की बात हुई कि जनसंख्या के आधार पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड होंगे और ये जनसंख्या गणना होगी और उसके बाद डेलिमिटेशन होगा। तो इसका मतलब यह है कि चंद्रबाबू नायडू को पता चल गया कि उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी 200 और साउथ इंडिया की नहीं बढ़ेंगी, तो नॉर्थ इंडिया का डोमिनेशन होगा और ये चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएंगे, महत्वहीन हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया। डेलिमिटेशन का ही केवल विरोध नहीं किया, उन्होंने एसआईआर का भी विरोध किया। लेकिन चलिए, अभी तक मामला एक था कि चल रहा था, नीतीश कुमार भी मजबूर थे, वापस जा नहीं सकते थे, क्योंकि जिस प्रकार से वो इंडिया गठबंधन को छोड़ के आए थे शायद वहां भी उनको वेलकम न किया जाता और अलग चुनाव लड़ते तो उनकी बहुत ज्यादा बुरी स्थिति होती, तो मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जानते हुए भी कि उनका राजनीतिक भविष्य खत्म होने वाला है। अच्छा, यही बात एकनाथ शिंदे के पास है कि एकनाथ शिंदे अगर छोड़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो वो और अजित पवार हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और आज मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये सोच रहे होंगे ये जो अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी, अब इनका फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। गलती उन्होंने क्या कर दी? उन्होंने ये कर दिया कि जो धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के अध्यक्ष थे और जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते थे, अचानक भारतीय जनता पार्टी उनसे इतनी ज्यादा रुष्ट हो गई कि उनसे ये पत्र लिखवा लिया कि धनखड़ साहब ने लिख के दे दिया मेरा स्वास्थ्य खराब है और मैं उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। लेकिन उसके बाद से 10-15 दिन हो गए, अभी तक धनखड़ साहब का कहीं पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ, वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। अब ये भी नहीं पता चल रहा है जनता को, जो बार बार लोग इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं कि धनखड़ साहब आखिर हैं कहां, क्या उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, क्या वो कहीं हॉस्पिटलाइज्ड हैं और बहुत बुरी स्थिति में हैं कि वो देश के सामने नहीं आ सकते, और उनका कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनके घर नहीं जा रहा, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, तो कहां गए या उनको गायब करा दिया गया। ये लोगों की शंकाएं हैं। कुछ ना हुआ हो, परमेश्वर से मेरी कामना है दीर्घ उम्र हो उनकी और उनको कोई स्वास्थ्य में नुकसान ना हुआ हो, लेकिन प्रश्न उठने वाजिब है क्योंकि 15 दिन हो गए हैं और धनखड़ साहब कहीं दिख नहीं रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती कर दी कि धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिलवाकर अब उपराष्ट्रपति पद खाली हो गया। अब इसमें इलेक्शन होना पड़ेगा, इलेक्शन कराना पड़ेगा। अच्छा, अब इलेक्शन कराने में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत तमिलनाडु के एक व्यक्ति को जो आरएसएस बैकग्राउंड के हैं और कई प्रदेशों के राज्यपाल रहे और अच्छे व्यक्ति हैं, उनको अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। उन्होंने ये सोचा क्योंकि तमिलनाडु के व्यक्ति हैं तो डीएमके के ऊपर एक प्रेशर आएगा, डीएमके के पास अच्छी खासी राज्यसभा लोकसभा की सीटें हैं और अगर तमिलनाडु के व्यक्ति होने के कारण उनको इन्हें वोट देना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जीत जाएगा और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी और इंडिया गठबंधन में मतभेद हो जाएगा। ये उनकी प्लानिंग थी। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जो नहले पे दहला मारा, उन्होंने आंध्र प्रदेश के रेड्डी साहब को वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दिया, जो बड़े सम्मानित जज रहे हैं और गोवा के पहले लोकपाल रहे हैं, तो बड़े साफ चरित्र की व्यक्ति हैं, उनके जजमेंट्स भी बहुत अच्छे रहे हैं, प्रो पुअर उनकी इमेज है। और आप जानते हैं रेड्डी समुदाय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है और डिसिसिव है, जिनको जगन रेड्डी भी इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको चंद्रबाबू नायडू भी इग्नोर नहीं कर सकते, और जिनको तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस के हैं वो भी इग्नोर नहीं कर सकते। और इसमें 2 चीफ मिनिस्टर जो हैं वो रेड्डी हैं, आप जानते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी और जगन रेड्डी भी। अब सवाल यह है कि जहां पे डीएमके से तो ये आशा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी उसको फायदा हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ। लेकिन आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के रहने वाले पुराने जज और जो सुप्रीम कोर्ट में भी जज रहे हैं, उनके कैंडिडेचर से अब चंद्रबाबू नायडू के सामने, बीआरएस के सामने, जिनके राज्यसभा के बहुत सारे मेंबर्स हैं, चंद्रबाबू नायडू के सामने और तेलंगाना के बीजेपी के लोगों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया है
कि उन्हें क्रॉस वेटिंग करनी पड़ सकती है। अच्छा, एक इसमें कैच और है, अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आए या किसी बिल के ऊपर वोटिंग हो, तब तो लोकसभा राज्यसभा के अंदर व्हिप जो होती है, जो पार्टी आदेश जारी करती है, उसको मानना आवश्यक होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट होती है, और क्योंकि ये पार्टी के आधार पे नहीं होती है, इसमें व्हिप भी जारी नहीं हो सकता। तो अगर कोई आदमी क्रॉस वोटिंग करता है और इंडिया गठबंधन के रेड्डी साहब को वोट करता है तो उसकी कोई सदस्यता भी प्रश्न नहीं आता है, वरना आदमी मजबूरी में अपने व्हिप का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब यहां ये परिस्थिति बन रही है कि चंद्रबाबू नायडू भी, जगन रेड्डी भी, बीआरएस भी और भारतीय जनता पार्टी के साउथ के जितने भी कर्नाटका के और तेलंगाना के और वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उन पे ये प्रेशर आ गया है कि वो रेड्डी साहब का साथ दें। अच्छा, अब ये नीतीश कुमार को भी मौका मिल गया। वैसे तो वो सपोर्ट विड्रॉ करते तो ये होता कि फिर उनकी सीडी और वीडियो पे कुछ प्रश्न चिन्ह उठ जाता, या एक नाथ शिंदे या अजीत पवार पे उठ जाता, लेकिन ये सीक्रेट वोटिंग है, ये भी नहीं पता चलेगा किसने किसको वोट दिया। तो अगर ये सारे लोग जो कि चाहते थे मन से कि मोदी जी की सरकार गिरे, लेकिन गिर नहीं सकती थी, क्योंकि वो गिरा नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो बहुत दिनों तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दे दिया था और चाहते कोई भी समर्थन वापस नहीं कर सकते थे। लेकिन अब उन्हें मौका मिल गया, क्योंकि अगर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रेड्डी साहब जीत गए और इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीत गया, तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि मोदी जी ने समर्थन खो दिया है, और उसके बाद टोटल देश की फिजा बदल जाएगी। बिहार के अंदर जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को समर्थन मिल रहा है और जिस प्रकार से लाखों की भीड़ उनके साथ चल रही है, तो ये जो एनडीए के बहुत सारे सहयोगी हैं जो चाहते थे कि वो सरकार से बाहर निकलें और इंडिया गठबंधन के साथ मिलके सरकार को टॉपल करें, अभी तक क्योंकि उन्हें व्हिप का उल्लंघन नहीं कर सकते तो एनडीए का साथ नहीं छोड़ सकते थे। वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उनको मौका मिल गया है कि सरकार को गिरा दें और नई सरकार बना दें। तो जब ये वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, अभी मैं कोई फोरकास्ट नहीं कर रहा हूं, प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे पूरी आशा है, जैसे वीवी गिरी के चुनाव में हुआ था, अंतरात्मा की आवाज पे लोगों ने वोट दिया था, तो इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि एनडीए के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हार जाएं और इंडिया गठबंधन के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रेड्डी साहब, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया जो दिल्ली के अंदर जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन हुआ, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद रूडी साहब इलेक्शन जीत गए, इसके बावजूद कि अमित शाह जी का समर्थन दूसरे व्यक्ति पे था, और क्योंकि अपोजिशन ने रूडी साहब का समर्थन कर दिया, तो एक हिस्टोरिकल इवेंट तो हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में भी टूट है, और अपोजिशन अगर उनके पीछे यूनाइट हो जाए तो अमित शाह और मोदी जी के कैंडिडेट को हराया जा सकता है। तो मुझे आशा है, देखते हैं क्या होता है अगले 2-3 महीने के अंदर, और वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट का इलेक्शन ही एक इतना बड़ा इवेंट हो सकता है जिससे देश की पूरी राजनीति बदल सकती है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।